देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इस पूरे कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो शामिल हुए। इसके साथ ही लोगों की जो भीड़ थी वो सबसे ज्यादा थी। लोग एकजुट, ये 40,000 से ज्यादा लोग इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही साथ फडणवीस के बाद शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। शिंदे के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वह छठी बार डिप्टी सीएम बने हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफा बीजेपी को जीत मिली और महायुति की सरकार एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही कई जो बॉलीवुड के सितारे थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर जैसे तमाम जो बॉलीवुड के सितारे थे उनकी मौजूदगी देखी गई है। भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह आज खत्म हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो मुद्दा बीजेपी ने हमेशा उठाया है उसकी एक झलक भी इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। 40,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और अलग अलग एक तस्वीर जो थी इस पूरे शपथ ग्रहण में दिखाई दी है। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। गुरुवार को झारखंड मंत्रिमंडल का पूरी तरह से विस्तार हो गया। राजभवन के अशोक उद्यान में कांग्रेस के 4, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 और आरजेडी के 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। देखा जाए तो कांग्रेस ने जहां राधा कृष्ण किशोर सरीखे अनुभवी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बार विधायक बनी शिल्पी नेहा तिर्की को भी जगह देकर पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि उनका मंत्रिमंडल या कांग्रेस के कोटे का मंत्रिमंडल का हिस्सा पूरी तरह से समावेशी और अनुभवी और युवा लोगों का सामंजस्य वाला मंत्रिमंडल होगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी सुदीप्ति कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद चमरालिंडा जैसे नए लोगों को मौका मिला। आरजेडी की बात कहें तो आरजेडी ने, जैसा कि पहले से बताया जा रहा था, संजय प्रसाद यादव पर भरोसा जताकर ये जता दिया कि यादवों की कहीं न कहीं अनदेखी आरजेडी नहीं कर सकता। झारखंड में भी यादव बहुल इलाका है और इसी कारण संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया। अब 11 मंत्रियों के बाद मुख्यमंत्री को मिलाकर झारखंड के कोटे के 12 मंत्रियों के शपथ ग्रहण का काम पूरा हो गया और हमारे पीछे जो ये झारखंड मंत्रालय है, इसी झारखंड मंत्रालय में अब यहाँ कल तक, क्योंकि शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा और कल तक सभी मंत्री धीरे धीरे अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 2 घंटे तक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने 43वें रामायण मेले का कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ किया। लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण मेले में रहे और वहां से निकलकर सीधे हनुमानगढ़ी गए, जहां पूजा अर्चना किया और राम जन्मभूमि गए, रामलला का दर्शन किया, राम मंदिर निर्माण के शिखर की जानकारी भी हासिल की और स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ राम विवाह में जानकी महल मंदिर में शामिल हुए और वहाँ से निकलकर सीधे वो मुंबई के लिए निकल गए। लेकिन इस सब के बीच में रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो वक्तव्य बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में संभल में और 500 वर्ष पहले अयोध्या में हुआ, वैसे ही तीनों का डीएनए एक जैसा है और जिस तरीके से जाति के आधार पर बांटने का कार्य हो रहा है वो ठीक नहीं है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो,
500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी हमेशा राजनीति उसकी परिवारवाद की होती है और वो डॉक्टर लोहिया के आदर्श की बात करती है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अभ्यर्थियों के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब कूद पड़े हैं। अभ्यर्थियों के पक्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यदि बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आरजेडी के नेता भी सड़क पर उतरने को उतारू हो जाएंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन को गंभीरता से ले रही है और 3 सेट तैयार करके अलग अलग शेड्यूल में एग्जाम लेने की तैयारी कर रही है और अभ्यर्थी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि सरकार यदि उनकी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं की तो 6 दिसंबर यानी कल बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतर आएंगे और बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के इस आरोप के खिलाफ बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के पास जितना शिक्षा है उसी तरह से वो बयानबाजी करते हैं। तेजस्वी यादव जी को कभी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं, ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं। एनडीए की सरकार हमेशा छात्र छात्राओं के हित में सोचती है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में जो सही होगा उसके लिए सरकार जरूर कोई कदम उठाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखने से तेजस्वी यादव जी के परिवार पर लगा कलंक का दाग मिट नहीं पाएगा। छात्र छात्राओं के प्रति तेजस्वी और उनके माता पिता जी कितने संवेदनशील हैं यह पूरी दुनिया जानती है। नौकरी देने के बदले गरीबों की जमीन हड़पने वाले तेजस्वी यादव कुछ बोलने लायक हैं क्या? तेजस्वी यादव को अपने माता पिता जी से पूछना चाहिए कि उनके शासनकाल में बीपीएससी अभ्यर्थियों से एक पद के लिए कितनी की बोली लगती थी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल ग्राउंड पर 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है। कोर्ट ने एम्स से पूछा है कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर का इलाज एम्स में संभव है या नहीं। इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके ऊपर लगे आरोपों को मेडिकल ग्राउंड पर खारिज करने की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में जनवरी में सुनवाई करने वाला है। अब देखना होगा दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस का सीबीआई क्या जवाब देती है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। केंद्रीय सूचना राज्य मंत्री एल मुरुगन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एल मुरुगन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपको राजनीति में रहना है तो गैंडे की चमड़ी जैसा मोटी चमड़ी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की और कहा कि राजनीति में आने के बाद आपको गैर जरूरी चीजें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि याचिकाकर्ता का मानना है कि उन्होंने मानहानि नहीं पहुंचाया है और न ही उनका मानहानि पहुंचाने का मकसद था। आपको बता दें कि एल मुरुगन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रस्ट को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर ट्रस्ट ने एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला देश के सबसे बड़ी अदालत पहुंचा और देश के सबसे बड़ी अदालत से एल मुरुगन को अब राहत मिल गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। अगर आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से बीते दिनों एक घटना सामने आई जिसने लोगों के दिल को दहला दिया।
गूगल मैप का सहारा लेकर कार सवार अधूरे बने पुल पर चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई और वो कार पुल से नीचे पलट गई। जिसके बाद अगर लखीमपुर का माहौल देखें तो वो भी इसी तरीके से है। जिस तरीके से आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं, वो शारदा नदी बह रही है और ये मार्ग जो है लखीमपुर को निघासन से जोड़ता है। और निघासन के आगे बढ़े तो तमाम पलिया है जहां पर ये मार्ग जोड़ता है, और ये मार्ग पूरी तरीके से आधा अधूरा है, क्योंकि शारदा नदी जब उफान पर होती है तो ये मार्ग जो है कटान में कट जाता है। और प्रशासन की एक लापरवाही भी यहाँ पर भी सामने दिख रही है। जिस तरीके से बरेली में घटना हुई और वहाँ पर भी कोई सूचक बोर्ड नहीं लगा था कि आगे रास्ता नहीं है या इस रास्ते पर ना जाएं, और उसी तरीके से इस मार्ग पर भी कहीं पर भी सूचक बोर्ड या खतरा इस तरीके का कोई भी बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं बड़े हादसे का शिकार वो राहगीर हो सकते हैं जो अक्सर गूगल मैप का सहारा लेकर के नज़दीकी रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि दूरी कम है इस रास्ते की, लेकिन कहीं ये दूरी कम होना किसी की मौत का कारण ना बन जाए। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। दरअसल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या है, और जिससे निजात पाने के लिए उत्तराखंड शहरी विकास विभाग ने नया प्रयोग किया है। इस प्रयोग के तहत जोशीमठ में कूड़े को अलग करके उसको बेचा जा रहा है, तो वहीं मसूरी और रुद्रपुर में कूड़े से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। शहरी विकास विभाग के अधिकारी की माने तो ये योजना काफ़ी सफल हो रही है, और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के बाकी ज़िले भी इस योजना को अडॉप्ट करके अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगे और साथ ही कमाई का जरिया भी कूड़े को बनाएंगे। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के बीच काफ़ी नाराज़गी देखने के लिए मिली थी, जिसके बाद किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया था। महापंचायत में जो है 0 पॉइंट पर लगभग कल हज़ारों की संख्या में किसान वहां पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों के बीच और किसानों के बीच एक वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद जो है पकड़े गए सभी किसानों को पुलिस ने रिहा कर दिया था। फिर वहीं देर रात कुछ किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस का कहना है बिना अनुमति के ये लोग धरना दे रहे थे और ज़िले में 163 जो है धारा लागू है। वहीं धरना स्थलों पर जो है पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि अगर बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने ऐसे 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि वृद्ध महिलाओं को निशाना बना करके उनकी चेन स्नैचिंग का काम किया करते थे। पुलिस ने इसके लिए 200 से ज़्यादा कैमरे खंगाले और तब जाकर अपराधियों तक पहुंचे। मज़े की बात यह है कि जो तीनों अपराधियों में से जो सरगना हिमांशु था, वो अपना लाल टी शर्ट, ब्लैक लोवर और ब्लैक टोपी पहन करके अपने आप को लकी मानता था, और उसका मानना था कि वह इन कपड़ों में कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आ पाएगा। पुलिस ने एक सुनार को भी पकड़ा है, जो कि इनसे लूटी गई चेन कम कीमत पर खरीदता था। पुलिस आगे भी कई सारी चेन स्नैचिंग की घटनाओं की पूछताछ कर रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। प्रदेश में खाद की कमी और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मोहन यादव सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर मोहन यादव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। जितनी डिमांड है उससे कम उनको खाद मिल रही है। लगातार खाद वितरण केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, मगर खाद नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, अब वो केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर वो उनसे मुलाकात का समय मांग रहे हैं, मगर वो अभी तक मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं, जिससे कि किसानों की समस्याओं को लेकर वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को 16 तारीख को
1 लाख लोगों के बीच में करेंगे। शिवराज सिंह जी को पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है, उनको इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। हमने 12 मंगलवार से उनसे आग्रह किया कि हमसे मिलो, हमसे मिलो, हमसे मिलो, हमारे प्रतिनिधियों से मिलो, हम इसी प्रदेश के, आप हमारे भी मुख्यमंत्री रहे, हमारे भी कृषि मंत्री हैं, पर उनके कान पे जू नहीं रही। किसानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किसानों को लेकर राज्य सरकार पर हमला और तेज कर सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। वाराणसी में यूपी कॉलेज के बाद अब विद्यापीठ में भी मामला गर्माता नजर आ रहा है। विद्यापीठ के छात्रों ने वाइस चांसलर को एक पत्रक सौंपा है जिसमें कहा है कि विद्यापीठ के अंदर और बाहर कई सारी मस्जिदें हैं जिन पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। 1 बजे अजान के दौरान लाउडस्पीकर से कक्षाएं प्रभावित होती हैं, जिससे कि लाउडस्पीकर को हटाया जाना नितांत आवश्यक है। हालांकि इसके बाद तुरंत ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक्शन लिया है और बाकायदे शासन प्रशासन को पत्रक सौंपा है। पत्रक में यह लिखा गया है कि इन लाउडस्पीकरों से कक्षाएं प्रभावित होती हैं और शासन का यह निर्देश भी है, ऐसे में लाउडस्पीकरों को हटाया जाना नितांत आवश्यक है। हालांकि अब यह देखने वाली बात हो गई कि छात्रों ने जिस तरह से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम धरना देने को बाध्य होंगे। तो क्या 48 घंटे में वो लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे या फिर नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्रों का जिस तरह से मिजाज है वो ये बता रहा है कि छात्र अब आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।